सेकंड डेरिवेटिव में ये वाला आर्टिकल पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 में, और आपको ये चीजें समझनी है। ये क्वेश्चन इसमें देखते हैं बेटा जरा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम और इसका एटॉमिक नंबर है 12। बेटा कैन यू फाइंड आउट इट्स पोजीशन इन द मॉडल टेबल? पोजीशन निकाल सकते हो इसकी? हेडिंग मार्क कर लो बेटा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी इंडिकेट और एनईडी के अंदर भी खास तौर से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 पे, इसकी पोजीशन निकालो। निकाल लोगे बेटा? नहीं? अच्छा ये बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाना आती है? आती है ना? अगर वो काम आता है बेटा तो फिर आप इसकी पोजीशन को बता सकते हो। बताओ इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स की सबसे वाली कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? तो ये सबको आता होगा 1s2 2s2 2p6 and 3s2। ये हो गए इसके 12 इलेक्ट्रॉन्स जुड़े। तो अगर ये वाला काम आपको आता है बेटा तो आप इसकी या किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को इजीली बता सकते हो। ये बताओ बेटा आपको ये पता चल रहा है कि इसमें वैलेंस ऑर्बिट कौन सा है? वैलेंस ऑर्बिट पता चल रहा है। वैलेंस ऑर्बिट के लिए आप ये देखोगे सबसे बड़ा कोएफिशिएंट कहां पर देखा होगा? तो थर्ड ऑर्बिट आपको नजर आ रहा होगा बेटा। देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया ना, इसको कहा जाएगा कि ये आपका कौन सा ऑर्बिट है? ये के ऑर्बिट हो गया, दैट इज फर्स्ट। ये ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा? एल। और ये लास्ट ऑर्बिट आपका जो होगा दैट इज एन, ये आपका वैलेंस ऑर्बिट है बेटा। ठीक है, तो वैलेंस ऑर्बिट को देखकर भी आप इसकी पोजीशन जस्टिफाई कर सकते हो बेटा। ठीक है, पोजीशन में से 3 बातें आप बता दो बेटा। सबसे पहले उसका पीरियड नंबर बताते हो, उसके बाद उसका ग्रुप नंबर बताते हो, और उसके बाद लास्ट में उसका ब्लॉक बताते हो। ये सेकंड में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर वहां पर किसी को नहीं सीखा था किसी ने, तो यहाँ से देख सकता है। तो बेटा पीरियड नंबर हमेशा यहाँ से निकलता है, जो एस के साथ नंबर लिखा हुआ होगा ना, जो भी कोएफिशिएंट होगा आपका वैलेंस ऑर्बिट का, तो पीरियड नंबर बता देगा। तो एस के साथ क्या कोएफिशिएंट लिखा हुआ है बेटा? 3। तो पीरियड नंबर इसका क्या हो जाएगा? यस, इसका पीरियड हो जाएगा। तो ये आपसे एमटी कैट में, ई कैट में किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर पूछ लेते हैं, किसी का ग्रुप नंबर पूछ लेते हैं, किसी का ब्लॉक पूछ लेते हैं कि ये वाला एलिमेंट किस ब्लॉक का है, और वो साथ में आपको एटॉमिक नंबर भी बताते हैं। तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन ओपन करना फौरन से, और फिर उसकी पोजीशन जिस रिस्पेक्ट से पूछी गई है बता देना। अब इसके ग्रुप पर आओ, तो बताएगा ग्रुप कैसे बताते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। तो बेटा दिस इज द लास्ट ऑर्बिट, इट कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? s के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप इसका ग्रुप नंबर क्या लिखोगे बेटा? 2 लिखोगे। अच्छा ग्रुप नंबर जो है वो a सब ग्रुप्स के साथ भी होते हैं और b सब ग्रुप्स के साथ भी होते हैं बेटा। बताइए a कब लगाते हैं, b कब लगाते हैं? जब लास्ट ऑर्बिटल आपका s या p में से कोई आएगा तो उसके साथ a लगाते हैं, और जब b या f में से कोई आता है तो उसके साथ b लगाते हैं। ठीक है, और ये वाली बात अगर नहीं पता है तो नोट कर लो अपने पास। जब आपके पास s या p में से आ जाए तो a लगाओगे, और जब d या f में से आ जाए तो क्या लगाओगे बेटा? b लगाओगे। तो अभी लास्ट सबसेट हमारा कौन सा है बेटा? s है। तो s और p के साथ आप क्या लगाते हो बेटा? b लगाते हो। तो ये आपकी पोजीशन हो गई। ग्रुप नंबर इसका हो गया 2 है। और अगर ब्लॉक की बात करेंगे बेटा, तो जो लास्ट सबसेट होगा ना आपका, तो लास्ट सबसेट आप यहाँ पर देख लो बेटा कौन सा है? s है। तो ब्लॉक भी आपको पता है बेटा, 4 ब्लॉक इसी बुनियाद पर बनते हैं ना। ब्लॉक्स की फॉर्मेशन टेबल में सबसेट की बुनियाद पर की गई है बेटा। ठीक है, तो 4 सबसेट होते हैं, 4 ब्लॉक्स। तो बेटा ये इसका ब्लॉक आ गया। कोई मसला है बेटा इसमें किसी को? चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके लिए जरा आप मुझे पोजीशन करके बताइए इसकी क्या पोजीशन है। एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 13। बताइए इसकी टेबल में क्या पोजीशन है? मतलब तीनों बातें बताइए, ग्रुप बताइए, पीरियड बताइए, और ब्लॉक बताइए। और ये सारे हम वही सवाल कर रहे होंगे बेटा जो एमडी कैट और ई कैट में पास पेपर्स में पूछे गए हैं। तो उसको नोट जरूर कीजिएगा अपने पास, प्रॉपर लेक्चर कॉपी बनाइए।
डन। Yes. सबसे पहले तो बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1, ठीक है। पीरियड, ग्रुप एंड देन ब्लॉक। तो आप सेकंड ईयर में भी इसी तरह इस क्वेश्चन को प्लॉट करते हो बेटा। देखो लास्ट ऑर्बिट आप इजीली बता सकते हो इसका कौन सा है। सबसे बड़ा आपको ऑर्बिट कौन सा नजर आ रहा है? ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, यहाँ से थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट हो गया बेटा। तो यहाँ से लेकर पूरा आगे तक ये आपका लास्ट ऑर्बिट कहलाएगा, दैट इज द थर्ड ऑर्बिट। तो अब ये बताइए बेटा कि इसका पीरियड नंबर कैसे आ जाएगा? तो इसके कोएफिशिएंट्स देख लो, तो 3 है, तो पीरियड नंबर इसका क्या हो गया? थर्ड हो गया, ठीक है। ग्रुप की बात करो तो इस पूरे ऑर्बिट में टोटल 2 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। तो ग्रुप नंबर इसका क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। और चूंकि लास्ट ऑर्बिटल या लास्ट सबशेल p आ रहा है, जब p आता है तो कौन सा सबग्रुप लेते हैं बेटा? a सबग्रुप लेते हैं, ठीक है। और ब्लॉक की बात करो तो लास्ट सबशेल हमारा कौन सा है? p है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा? p हो जाएगा। तो इशू इसके अंदर थोड़ा सा एक सवाल d वाला भी ले लेते हैं बेटा, जिसके अंदर d आता हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं गैलियम की, और गैलियम का एटॉमिक नंबर इसका रिवर्स होता है 31। बताइए इसकी क्या पोजीशन होगी? गैलियम का एटॉमिक नंबर इज 31। लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है बेटा, ये आपको याद है पिछले लेक्चर से। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका? 37 के बॉडी टेंपरेचर। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है बेटा? डायमंड मेटल तो नहीं है, टंगस्टन मेटल है। 3480 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, द हार्डेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। देखो बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों ने कर ली होगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1, ठीक है बेटा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिक गैलियम के हवाले से बहुत रिपीट होता है बेटा इंडिकेट में, खास तौर से क्यों रिपीट होता है उसकी वजह है बेटा। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका वैलेंस ऑर्बिट ये वाला है तो आप कहोगे बिल्कुल ये वाला है ना, ये वैलेंस ऑर्बिट है बेटा। और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, जब आपके लास्ट ऑर्बिट में d या f कंप्लीटली फिल्ड आता है तो उसे कोर इलेक्ट्रॉन गिना जाता है, ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिना जाता है। ये बात सही है, मैंने बताई। जब आपके फिर से सुन लो, जब आपके लास्ट ऑर्बिट में d या f कंप्लीटली फिल्ड आता है, मतलब d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन में d10 लिखा हुआ है, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ना। और अगर f में 14 आ जाए तो वो भी कंप्लीटली फिल्ड होगी। तो अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आए तो उसको पोजीशन की डिटरमिनेशन में यहां इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको कैंसिल कर लेंगे पेंसिल से। यानी these electrons are counted as core electrons। दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जो अब मैंने रेड मार्कर से अंडरलाइन कर दिया है ना सबको, these are called, yes they are called core electrons। और कोर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस ऑर्बिट से पहले वाले हैं बेटा। तो आपको पता है ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा था, दैट इज लास्ट। तो लास्ट से पहले वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर d10 आ जाए या f14 आ जाए, यानी कंप्लीटली फिल्ड d आ जाए या कंप्लीटली फिल्ड f आ जाए, तो उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में नहीं गिना जाता, बल्कि उसको किसके साथ गिना जाता है बेटा? कोर इलेक्ट्रॉन्स के साथ गिना जाता है। तो पोजीशन की डिटरमिनेशन में जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये वाली कंडीशन आ जाए या फिर ये वाली कंडीशन आ जाए, इन दोनों को पोजीशन की डिटरमिनेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता बेटा, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं।
गिरे नहीं जाता उसमें। तो अब उसको छोड़कर अगर देखोगे तो आपके पास सबसे पहले अगर आप इसमें निकालो तो आपका पीरियड नंबर निकल जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, ब्लॉक आ जाएगा। तो आप ये देखो कि अगर हमने 3D10 को माइनस कर दिया हुआ है और उसको 4 के साथ गिना जा रहा है तो इन दोनों ही के लिए S के साथ या P के साथ कोएफिशिएंट्स क्या लिखे हुए हैं बेटा, तो पीरियड नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो इस पूरे इंटरलाइंस हिस्से के अंदर S पर 2 इलेक्ट्रॉन है, P पे 1 है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 3। बताओ A या B है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल इसका P है तो क्या लगा दोगे, तो मैंने ऊपर लिख दिया है। और ब्लॉक भी अगर देखो तो लास्ट ऑर्बिटल P है तो ब्लॉक भी कौन सा हो जाएगा बेटा, P ब्लॉक हो जाएगा। कुछ इसके अंदर इसी तरह का एक सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कॉपर ले लेते हैं बेटा। डू यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर? अगर पेपर में नहीं आया इसका एटॉमिक नंबर तो आपको याद होना चाहिए, 29 होता है। आपको याद है सेकंड ईयर की जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें 21 से लेकर 30 की सीरीज में सेकंड लास्ट एलिमेंट यही आता है बेटा, कॉपर, उस एटॉमिक नंबर इज 29। बेटा जरा शुरू करें, इसकी पोजीशन बताएं कि टेबल में इसकी क्या पोजीशन है। तो इस तरह के भी कुछ एलिमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेटा इंटीग्रेट में भी, ठीक है, कि उनके एटॉमिक नंबर्स आपको गिवन नहीं होंगे तो वो बहुत ऑब्वियस होंगे जो नहीं गिवन होंगे। तो दिस इज कॉपर, एटॉमिक नंबर 29, राइट डाउन इट्स कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट और फिर उसमें डिसाइड करके बताएं कि इसकी क्या पोजीशन है विद इन द टेबल। अच्छा जी, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब कर रहे होगे बेटा तो उसमें कुछ चंद बातों का ख्याल आप रखोगे ना पहले कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो पहले तो अगर हम इसको 4s2 लिखेंगे तो बेटा ये 10 और 20 हो गए और फिर 3d9 वो वाली बात फिर से आपको मैं रिकॉल करवाऊंगा बेटा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर डी में भेजा जाता है और ये दो जगहों पर होता है। पूरे एमडी कैट के लिए भी याद रखना है 24 एटॉमिक नंबर पर और 29 एटॉमिक नंबर पर, यानी क्रोमियम के साथ ऐसा होता है और क्रोमियम के कॉपर के साथ ऐसा होता है 24 और 29। तो ये वो एटॉमिक नंबर है बेटा जहां पर आपने स्टेबलाइजेशन हासिल करने के लिए वैलेंस ऑर्बिट्स के अंदर ये वाली कहानी करनी पड़ती है, यानी s से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, ठीक है, और d के अंदर भेजना होता है एक इलेक्ट्रॉन। और ये आपको पता है हम ऐसा क्यों करते हैं बेटा, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, क्योंकि ये भी हाफ फिल्ड हो जाता है और ये फुल फिल्ड हो जाता है। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड दोनों होने का मतलब होता है कि वो स्टेबल हो गया। अब आप ये वाली कंडीशन क्या नजर आ रही है आपको यहाँ पे, देखो बेटा, दिस इज द वैलेंस ऑर्बिट and if your valence orbit contains this configuration, तो आप ये देखो 3d10 है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप यहाँ इसकी पोजीशन डिटरमिनिंग में इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। तो अब आप आ जाइए, सबसे पहले आप इसमें बताएंगे पीरियड, देन इसका ग्रुप और लास्ट में बताओगे आप इसका ब्लॉक। तो बेटा ये बताओ, इसको तो हमने माइनस किया हुआ है लेकिन s का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, तो पीरियड इसका क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ग्रुप की बात करो बेटा तो पूरे वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसका ग्रुप नंबर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ठीक है। ब्लॉक इसका क्या है बेटा कि देखो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन गया तो d के अंदर ही है ना, जैसे ये d9 होता, अगर सपोज करो अगर ये d9 होता तो मैं कहता ना कि इसका लास्ट ऑर्बिटल d है, आखिरी सबसे इसका d होगा ना, लेकिन ये जिस पॉइंट पर 10 हुआ है वो इस तरह हुआ है कि हमने s का एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर d को दिया बेटा, तब जाकर वो d10 हुआ है और उसको हमने एक और इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू कर दिया बेटा,
लेकिन हम ये जानते हैं कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन गया किस ऑर्बिटल के अंदर है, डी ऑर्बिटल के अंदर। और वैसे भी सबको पता है कि कॉपर डी ब्लॉक का हिस्सा है बेटा, कॉपर को डी ब्लॉक का हिस्सा माना जाता है। एस ब्लॉक में कॉपर नहीं होता और ना ही पी ब्लॉक में होता है बेटा। कॉपर तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट कभी भी एस और पी में हो ही नहीं सकता, तो डी के अंदर ही होता है। तो इसका ब्लॉक यहाँ पर क्या कंसीडर किया जाएगा बेटा, डी। क्योंकि गया तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 10 में ही था, यानी डी के अंदर था, तो डी हो गया। और जब लास्ट सबशेल उसका डी आ जाए तो बेटा उसके साथ क्या लगाते हो, डी लगाते हो बेटा। यानी आप सिर्फ इतना याद रखो कि ग्रुप की डिटरमिनेशन में इस कन्फिगरेशन को यूज नहीं करते हैं, बाकी ब्लॉक की डिटरमिनेशन में आप इसी को इस्तेमाल करोगे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया था तो ब्लॉक इसका डी हो गया। क्लियर है बात ये वाली? ऊपर वाले में इसलिए नहीं किया, यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि डी के बाद एक ऑर्बिटल मौजूद है ना 4p1, वो मिलकर डिसाइड कर रहा है। लेकिन इसका लास्ट ऑर्बिटल हमें नजर भी आ रहा है तब बना है जब हमने s का एक इलेक्ट्रॉन निकालकर डी को दिया। यहाँ पर ये कन्फिगरेशन हमने अचीव नहीं करवाई है। s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने उसका इलेक्ट्रॉन निकालकर डी में नहीं भेजा, लेकिन यहाँ पर जो कन्फिगरेशन है वो s का इलेक्ट्रॉन निकालकर डी में भेजा गया। ठीक है, ये काम यहाँ पर सिर्फ इस तरह किया जाता है। कोई मसला बेटा यहाँ तक किसी को? एक सवाल लिखिए जरा, एमसीक्यू लिखिए बल्कि। An element having इक्वेशन है n element having, या आप इसको लिखो n element present in period थर्ड। इस सवाल को मैं रिवर्स करके पूछ रहा हूँ। An element present in period third and in group 5A has atomic number। बता सकते हो? सवाल लिख लो पहले, पढ़ लो पहले, और उसके बाद डिसाइड करके बताओ उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। दोस्त तो मुझे नहीं है बेटा, मैंने एटॉमिक नंबर बताया 17। और भी लोग बताएं बेटा, वेरीफाई करेंगे। 17 आंसर होगा। एक बात बताओ, मैंने दरअसल इस सवाल में 2 चीजों को टेस्ट करने की कोशिश की। पीरियड नंबर क्या बताता है? शेल की तादाद बताता है, वेरी गुड। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद से क्या पता लगता है? ग्रुप नंबर। 2 इंफॉर्मेशन तो आपको यहाँ पर दी गई है। एक आपको बताया गया है कि इसका पीरियड क्या है। पीरियड क्या है बेटा? तो वो जो भी एलिमेंट एक्स आपके पास है उसके पास ऑर्बिट भी कितने होंगे? 3 ऑर्बिट्स होंगे ना। तो फौरन से हम क्या करेंगे, 3 ऑर्बिट यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ए लिख लिया, एन लिख लिया, और आखिर में क्या लिख लिया? जो भी एलिमेंट है हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमें बताया गया कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है पीरियड नंबर थर्ड में। तो पीरियड नंबर थर्ड है तो ऑर्बिट कितने होंगे उसके पास? 3। तो पहला के हो गया, दूसरा एल हो गया, तीसरा एल हो गया। मतलब इसका एक लंबा सा तरीका भी करने का है, लेकिन आप इस अंदाज में भी कर सकते हो। एंड इन ग्रुप 5A, तो बेटा ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस ऑर्बिट कौन सा है हमारे पास? m। तो अगर m है तो ग्रुप नंबर हमारा 5A है। इसका मतलब है लास्ट ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो बेटा आप m के अंदर जाकर रख दोगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब एटॉमिक नंबर का पता चल जाएगा। सर कैसे? भाई k ऑर्बिट में 2 ही होते हैं, l ऑर्बिट में 8 होते हैं, तो 2, 8, 5 प्लस करो 15 बन जाता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा इसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन। यानी k में तो जरूरी है ना, जब k मुकम्मल फिल होगा तभी l फिल करोगे ना। तो k में आ गए 2, l में आ गए 8। ये बात तो बच्चों को भी पता है। तो जब l मुकम्मल फिल हो जाएगा तो लास्ट ऑर्बिट में आपने 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ये हमने निकाला कहां से भाई? भाई सबसे पहले देखा पीरियड 3 है, पीरियड नंबर 3 है तो हमने 3 ऑर्बिट बना लिए। फिर कहा ग्रुप नंबर 5 है तो हमने लास्ट ऑर्बिट में डाल के 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ये आपको तब आप कर पाओगे बेटा जब आपको पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर का मतलब पता होगा कि वो बताते क्या है। तो पीरियड नंबर क्या बताता है बेटा? नंबर ऑफ शेल्स। और ग्रुप नंबर क्या बताता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये 2 बातें आपको पता है तो ये काम आप कर सकते हो। तो अब ये देखो भाई, k के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, l के अंदर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स और m के अंदर है 5। तो ये टोटल क्या हो गया बेटा? 15। एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या लिख दोगे आप?
एटॉमिक नंबर विल बी 50। एक और इस तरह का क्वेश्चन लिखो बेटा जल्दी से जरा, ताकि इसकी प्रैक्टिस एक दफा और हो जाए। एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड, एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड, एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड and in group 4A, and in group 4A has atomic number, an element is present in second period and in group 4A its atomic number is, इसका atomic number बता दीजिए क्या होगा। सॉल्व कर लें इसको एक लाइन के अंदर और आंसर बता दें। सबसे पहले इसका पीरियड नंबर देखें बेटा क्या है, सेकंड है ना, तो कितने ऑर्बिट बनाओगे बेटा, कौन कौन से, ए ऑर्बिट, एल ऑर्बिट। उसके बाद चले जाइए ग्रुप नंबर में, तो ग्रुप नंबर क्या बताया 4, तो एल ऑर्बिट में कितने रख दोगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और के में कितने आते हैं 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 6, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये सब। एक क्वेश्चन और करेंगे और ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे इसको। राइट डाउन दी ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स, राइट डाउन दी, इसका क्या मतलब होता है बेटा, सेकंड में भी पढ़ा है ना, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक है, तो ये कौन बताएगा बेटा, मैं सारे ग्रुप्स यहाँ पे लिखता हूँ, कम से कम 1A 2A 3A 4A 5A 6 7 and 8A। एक एक करके बताना शुरू करें बेटा। अगर हम 1A की बात कर रहे हैं तो इसका जीवी सेक क्या होगा, जीवी सेक समझते हो, देखो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ये हम कैसे निकालते हैं, ये सबको आता है, सेकंड ईयर में हमने इसको डिस्कस भी किया है। अच्छा अगर नहीं आता तो एक ग्रुप को रफली जरा देख लो। अगर हम ग्रुप 1A की बात करते हैं बेटा, तो आपको पता है 1A में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जल्दी से बता दे जरा। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं बेटा, सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1A के अंदर मौजूद होते हैं बेटा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या हुआ, मेरे एक नंबर होता है ना जिसको इंटरवल नंबर कहते हैं पीरियोडिक टेबल का, और वो इंटरवल नंबर आपको मैंने पिछली क्लास में ग्रुप्स की सूरत में बताया था, पीरियड्स की सूरत में बताया था, याद कर लो इसको, ध्यान में बिठा लो। कभी भी एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का निकालना हो तो बेटा ये पीरियड नंबर आपको पता होना चाहिए। 2 88 88 32, ये आपको मैंने पिछली क्लास में पीरियड्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्कस करके बताया था। आपको याद है फर्स्ट पीरियड ओनली कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, इसलिए उसको कहा था वो शॉर्टेस्ट पीरियड होता है बेटा, भूल गए हो। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स थे, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स थे, उसको हमने कहा था कि दीस आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। उसके बाद हमने कहा था थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं, दोस आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। और फिर सिक्स्थ पीरियड में कहा था कि 32 होते हैं, और जो लास्ट वाला पीरियड होता है बेटा उसमें भी टोटल कितने होते हैं 32, लेकिन अभी वो फिर वक्त कह सकते हैं कि वो इनकम्प्लीट पीरियड है। तो अगर ये नंबर याद हो जाएगा सबको तो बहुत सारे मसाइल इससे हम हल कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस में दिखाऊंगा पास पेपर में, तो इस नंबर को याद कर लो बेटा, 2 88 18 32, 2 88 18 32। अब इधर आ जाओ भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सबको याद होता है, ये तो कोई इशू ही नहीं है। अब 1 में पहला नंबर प्लस कर दो, प्लस करो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इसमें 3 में दूसरा नंबर प्लस कर दो, 3 + 8 क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर प्लस कर दो 19, 19 में चौथा नंबर प्लस कर दो 19 + 18 37 प्लस कर दो आप, 37 में पांचवा नंबर प्लस कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा ये 25। ये बात समझ आ रही है किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अगर कभी भूल जाओ बेटा तो खुदा न वास्ता हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सबको याद होता है, बस एक एक करके आप वहां से नंबर लेते जाओ और अगले में प्लस करते जाओ, तो सबके एटॉमिक नंबर आते जाएंगे। ठीक है,
अब 55 में लास्ट वाला 32 प्लस कर लो बेटा, तो ये 87 बनकर आ जाएगा। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, बात समझ आ रही है? तो ये पूरे ग्रुप का एटॉमिक नंबर आपके पास आ जाएगा। तो अब जरा इसके ट्रेंड को देख लो बेटा, जैसे हाइड्रोजन है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s1। बताओ लिथियम की क्या हो जाएगी बेटा 1s2 और 2s1। बताओ सोडियम की क्या हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1। बोलो भाई ऐसा ही है? अच्छा इसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखो कि हाइड्रोजन का वैलेंस ऑर्बिट ये वाला है, लिथियम का ये वाला है और सोडियम का ये वाला है। देखो सबका सेम पैटर्न नजर आ रहा है तुम्हें? क्या पैटर्न नजर आ रहा है? S1 सब में नजर आ रहा है, S1, और सिर्फ उसका पीरियड नंबर चेंज होता जा रहा है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, और होना भी चाहिए ना, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड। आपको पता है ना पीरियड हम यहीं से निकालते हैं बेटा, तो क्योंकि ये थर्ड पीरियड है तो इसका। अब मैं आपसे पूछूं बताओ पोटेशियम का लास्ट वैलेंस शेप कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप फौरन से कहेंगे सर 4s1 होगी। फिर मैं पूछूंगा रुबिडियम की क्या होगी, आप कहोगे सर 5s1 होगी। फिर मैं कहूंगा आप कहोगे 6s1 और लास्ट वाली की क्या हो जाएगी 7s1। ये बात समझ आ रही है? तो अगर इसको जनरलाइज करने, क्योंकि सवाल में कहा गया जनरल फार्मूला बताएं कोई जो पूरे ग्रुप के लिए हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप सबके लिए कहोगे कि यार S1 तो सब में आता है इसलिए जनरल फार्मूला बन जाएगा, और पीरियड नंबर 1 से लेकर 7 तक चेंज हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, n लगा दोगे। छोटी सी बात एमसीक्यू में आ जाती है बेटा, नोट कर लो इसको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और मुझे अब ग्रुप 2 के लिए बता दो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या होनी चाहिए। ग्रुप 2 की क्या हो जाएगी बेटा NH2 हो जाएगी, तो ये आपके पास ग्रुप नंबर 2 हो गया। 3 के लिए बताओ भाई, 3 के लिए सबसे पहले तो आप NH2, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ग्रुप नंबर अगर 3 है ना तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आने चाहिए। तो S के बाद कौन सा सबशेल आता है, P आता है ना, तो P में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 2 + 1 3 हो गया, ये ग्रुप नंबर 3 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आप चेक कर सकते हो, मैं 3A का एक एलिमेंट आपके सामने लिख देता हूं बेटा, जैसे लिखा हुआ है ये देखो, ये 3A का एक एलिमेंट है, देख लो ग्रुप नंबर 3A, एलिमेंट कौन सा है एल्युमिनियम। देखो ये इसका लास्ट ऑर्बिट इसकी है और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। देखो क्या ये इसी पैटर्न पर नहीं है, चेक करो क्या इसी पैटर्न पर नहीं है ये देखो NH2 और NP1, तो NH2 और NP1। बताओ 4 के लिए क्या होगी बेटा, अच्छा बनाते चले जाओ, NH2 NP2। बताओ 5 के लिए क्या हो जाएगी, NH2 NP3, उसके बाद NH2 NP4, उसके बाद NH2 NP5 और लास्ट की क्या हो जाएगी NH2 NP6। ये बात समझ आ रही है? अच्छा देखो ऊपर वाला जो हमने सवाल किया है ना, वो उस अंदाज में भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा, उसको हम नहीं पढ़ते। बोलो ये बात क्लियर हो गई बेटा सबको? कोई मसला है इसमें? एक क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन भी आपसे पूछ लेते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not the isoelectronic ion among all? Which one of the following is not the isoelectronic ion among the following? चार ऑप्शन आपको देंगे और उसमें से कहेंगे इसमें से कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हो इंटरमीडिएट में बेटा, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप जल्दी से आंसर करो इसका, ठीक है। ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, Na+, इसमें एटॉमिक नंबर गिवन नहीं होते बेटा, इस क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर गिवन नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैग्नीशियम +2 O-2, ठीक है, और अगर हम ऐसा कर लें तो हम ये कर लेते हैं नियॉन, बल्कि नियॉन हटा लेते हैं, यहाँ से ऐसा कर लेते हैं कि इसको लिख लेते हैं कैल्शियम +2। चार ऑप्शन है, सवाल दोबारा से पढ़ लो और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन, आपका आंसर है ऑक्सीजन। और भी मुझे बताएं बेटा क्या इसका सही आंसर, क्या आप सवाल को कॉम्प्लीमेंट कर पाए हो? सवाल में क्या कहा गया है, लेकिन चारों में से कौन सा आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? आइसो मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद, मतलब इनमें से तीन लोगों के पास, तीन आयन्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है और एक के पास वो तादाद नहीं है जो तीनों के पास है, तो वो कौन सा आयन है?
अब इसमें एटॉमिक नंबर नहीं आता, बच्चे इसमें यहाँ पे फंस जाते हैं। और ये बिल्कुल आपको मैं एमटी गेट के पास पेपर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। बेटा एक बात बताइए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम? वेरी ऑब्वियस भाई, सोडियम पे +1 लगाने का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, इट इज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम पे +2 लगाने का मतलब भी 10 इलेक्ट्रॉन्स का बच जाना हुआ। और ऑक्सीजन पे -2 लगाने का मतलब है कि 8 तो पहले से थे, 2 बाहर से गेन कर लिए तो 10 हो गए। तो इन तीनों के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। लेकिन अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, तो बन गए कितने? 18। तो बेटा कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है इसमें से? क्लियर है बेटा? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का सवाल देख लो। चलो आगे चले भाई, अगली मीटिंग बनाओ बेटा। ग्रुप ट्रेंड्स, ये बहुत बड़ा सा टॉपिक है, ये अभी हम 2 क्लास में डिस्कस करते रहेंगे इसको, और इसमें से तो बहुत सवाल निकलते हैं। ग्रुप ट्रेंड, सबसे पहली हेडिंग इसमें लगा लो बेटा, एटॉमिक साइंस। पहले ग्रुप ट्रेंड पढ़ेंगे और उसके बाद पीरियड ट्रेंड पढ़ेंगे। एटॉमिक साइंस बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा इस आर्टिकल से, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना यहाँ से चीजें पूछी जाती है, ठीक है। और एमटी गेट का जब सिलेबस आप देखोगे ना, तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले ट्रेंड्स को ही कहा गया है कि आप इस चैप्टर में ट्रेंड्स को पढ़ो। यानी देखो ऐसा नहीं होता कि आप देखो सेकेंडरी का चैप्टर 1 सबने पढ़ा हुआ है, उसमें आपने देखा है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कास्टर गिलर प्रोसेस है, तो वो सब एमटी गेट में नहीं पढ़ते हैं। सही है, ऐसा नहीं होगा कि पूरा टॉपिक हम आपको बैठ के रिवाइज करवा रहे होंगे, वो आप खुद से उसके अंदर पॉइंट आउट कर लेते हो चीजों को थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर ऐसी चीजों को स्टडी करते हो जो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक साइज का, और ये एटॉमिक साइज का ट्रेंड हमने पढ़ना है। कहाँ पर पढ़ना है बेटा? ट्रेंड का क्या मतलब होता है बेटा? रेगुलर चेंज। ट्रेंड मींस रेगुलर चेंज, यानी बाकायदगी से आने वाली तब्दीली। अब वो तब्दीली इजाफे की सूरत में भी हो सकती है और कमी की सूरत में भी हो सकती है, और ये ट्रेंड हमने पढ़ना कहाँ पर है बेटा? ग्रुप में पढ़ना है। तो बेटा एक बात कौन ग्रुप में जो ट्रेंड हम पढ़ते हैं ना, वो ट्रेंड हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ा जाता है बेटा। ये बात आपको अच्छी तरह याद होगी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो भी बात पढ़नी होती है वो पढ़नी है। तो पहले ट्रेंड हमारे पास पढ़ना है हमने एटॉमिक साइज का। बताइए ग्रुप में एटॉमिक साइज के साथ क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। पहला पॉइंट अपने पास लिख लो बेटा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करते हो बेटा, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। वजह बताओ बेटा, वजह भी बताएगा कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं बेटा, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं बेटा, जिनको नहीं पता ये बात, लेकिन वैसे सबको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है बेटा। कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए ना, जैसे हम 1A की बात कर रहे हैं, तो 1A आपको पता है बेटा ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है। तो अभी आपने ये देखा है बेटा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। अगर यहीं तक हम चलें तो आप ये जानते हो बेटा कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ k ऑर्बिट होगा, ठीक है। लिथियम के पास k भी होगा और l भी होगा, क्योंकि आपको पता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन तो k में जाएंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। और अगर सोडियम की बात करो तो k में भी जाएगा, l भी फिल होगा और तीसरा ऑर्बिट m भी आ जाएगा। है या नहीं ऐसा? 11 इलेक्ट्रॉन है ना, फर्स्ट ऑर्बिट विल कंटेन 2,
सेकेंड ऑर्बिट विल कंटेन 8 और फिर तीसरा ऑर्बिट आकर अपना 11वां इलेक्ट्रॉन उसमें पुट करेगा। तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो बेटा शेल की तादाद क्या हो रही है, देखते जाओ। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है ना कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज हो जाता है। कौन इंक्रीज होते हैं भाई, नंबर ऑफ शेल्स, इसकी वजह से एटम का साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बेटा। कोई मसला यहाँ तक? एक क्वेश्चन लिखो बेटा, ऊपर से नीचे आओगे एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखो, which one of the following is the smallest among all? इन्हें भी तो बेटा सीधा सीधा ये सवालात ऐसे पूछ लेती है, साइज के फैक्टर को लेकर किसी भी ग्रुप के 4 एलिमेंट को देती है और पूछ लेती है बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है। तो which one of the following is the smallest among all? Which one of the following is the smallest among all? चार ऑप्शन दिखेगा बेटा अपने पास। चार ऑप्शन आप देखो, ये वाले एमसीक्यूज जरूर नोट डाउन करें बेटा, क्योंकि लेक्चर वाले सारे एमसीक्यूज आपको पास पेपर्स में मिला करेंगे आगे। तो ये चार ऑप्शंस हैं और आपने ये बताना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है। बेरिलियम स्मॉलेस्ट है, क्योंकि आप ये बताओ कि ये चारों किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं बेटा ये सारे, अगर ये बात सबको याद है। ग्रुप नंबर 2 ये होता है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे साइज में क्या होगा, तो सबसे ऊपर वाला सबसे छोटा होगा ना, तो ये रहा बेटा बेरिलियम, इस वजह से ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्या ख्याल है बेटा, बात समझ आ रही है वाली? अब ये तो भाई बेसिक बातें होगी सारी। सवाल लिखो, which one of the following, पास पेपर का सवाल बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन, एमटीकेट में तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। which one of the following is the most reactive among all? which one of the following is the most reactive among all? ये सवाल मैं लिख भी देता हूँ बोर्ड पर। which one of the following is the most reactive among all? ठीक है, ऑप्शंस देखिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है बेटा जो लास्ट ईयर एमटीकेट में पूछा भी गया। इसको एटॉमिक साइज के फैक्टर से भी आप समझ सकते हैं। Which one of the following is the most reactive among all? इसमें से कौन सा है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है? सीजियम, पक्की बात है। चलिए एक ऑप्शन तो सीजियम ही है, एक ऑप्शन तो सीजियम ही है, बट व्हाट इज द रीजन? बिल्कुल ठीक है बेटा। देखिए अगर आप इन तमाम एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं बेटा, बताइए है या नहीं? यानी कि अगर आप इसको सीक्वेंस के साथ देख लो तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और लास्ट वन इसमें सीजियम लिखा हुआ है। तो आपको ये सीक्वेंस पता है ना कि ये ग्रुप है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है बेटा। तो ये बताओ उसमें सबसे बड़ा एटम कौन सा होगा? अगर वो सबसे बड़ा एटम है तो मैं सबसे छोटे को भी कह देता हूँ कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है और ये सबसे बिगेस्ट है बेटा। मान लो कि ये लिथियम का एटम है इतना सा, और ये उसके वैलेंस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन क्यों बनाया सर आपने? क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ये बात समझ आ रही है? ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना। और अब मैं बात कर लेता हूँ सीजियम की, तो सीजियम उसके मुकाबले में कुछ ये होगा और ये होगा उसका लास्ट ऑर्बिट। तो कैसा? क्या ये दोनों मेटल्स हैं? मेटल रिएक्शन के दौरान अपना इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आता है उस पर। नॉन मेटल का काम इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, तभी तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर ये दोनों मेटल हैं, बिल्कुल मेटल है, अल्कली मेटल्स कहा जाता है इनको, तो इन दोनों में आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर सकता है? बड़ा वाला एटम। बड़ा वाला एटम वजह ये देखो कि इसका न्यूक्लियस कितने करीब है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी लगाएगा उस इलेक्ट्रॉन पर उसको नीचे रखने के लिए, जबकि बड़े एटम का न्यूक्लियस बहुत दूर है।
तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इसके ऊपर बहुत ही लाइटर हो चुकी होती है बेटा, बहुत ही वीकर हो चुकी होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये आसानी यहाँ से लूज करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को बारी बारी रिएक्शन में भेजूंगा तो बड़ा वाला जो एटम होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देगा। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? वो जितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो रिएक्शन उतनी जल्दी कर देगा। तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया बेटा? सीजियम हो गया। देखो मसला याद है, रिवर्स करते हैं सवाल। तो एक और सवाल लिखो इसी तरह का। ये पास पेपर एमटी के लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। देखो तुम पेपर में सवाल आप किस तरह बनते हैं। ये नहीं होगा कि आपसे साइज ही पूछ लेंगे कि भाई साइज बताओ सबसे छोटा या बड़ा कौन है, इस तरह बहुत कम होता है, लेकिन उसको अप्लाई करके दूसरी चीजें पूछी जाती है। सवाल लिखिएगा, which one of the following is the most reactive among all? सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, लेकिन मैं जरा ऑप्शंस को चेंज करूंगा। Which one of the following is the most reactive among all? सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें कौन होगा? चार ऑप्शंस आपके पास ले लेते हैं बेटा। F, Cl, Br, I। आंसर कीजिए। देख लो, इसका सही जवाब ये होगा। सही जवाब ये होगा। मजा। अच्छा तुम ये बताओ ये किस ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे? 7 हेलोजेंस। तुम्हें बेटा ग्रुप याद नहीं होंगे ना जब तक तो काम नहीं बनेगा, इसलिए मैंने पिछली क्लास में लिखवाया भी ये सब। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बेटा ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे साइज क्या होगा? हम दो लोगों को रख लेते हैं यहाँ से, क्लोरीन की बात कर लेते हैं, आयोडीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का साइज ये होगा ना और आयोडीन का साइज ये वाला होगा। एग्री करते हो बेटा? और सबके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। तो ग्रुप नंबर इसका क्या है? तो जरा देखिए, इसके लास्ट ऑर्बिट में 2, 6, 7। इसके पास भी कुछ होगा ना, 2, 4, 6, 7। अच्छा ये दोनों तो नॉन मेटल्स हैं। क्या हेलोजन कोई भी मेटल होता है? सारे हेलोजन नॉन मेटल होते हैं। इसलिए मैंने सवाल रेसिप्रोकल करके पूछा है। यहाँ पर सारे मेटल थे, वहाँ पर सारे नॉन मेटल हैं। तो चाहो तो आप मेंशन कर लो इस बात को कि भाई मेटल का केस कुछ और है, और यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो ये सारे नॉन मेटल हैं, इनका केस कुछ और है। नॉन मेटल का काम इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं होता, बल्कि क्या करना होता है? गेन करना होता है। तो चलो बताओ इन दोनों में, अच्छा क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे? बिल्कुल गेन करेंगे, क्योंकि सबके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, है या नहीं ऐसा? इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक चाहिए। कौन आसानी से गेन कर लेगा? छोटा वाला, क्योंकि ये मैं इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन लाकर रख दूं तो गेन कर लो, और इसके सामने लाकर रखूं तो गेन कर लो। कौन गेन कर सकता है? जिसका न्यूक्लियस करीब है बेटा, वो ज्यादा बड़ी फोर्स लगाएगा और जल्दी गेन कर देगा। ये दूर है तो ये कम बड़ी फोर्स लगाएगा और देर से गेन करेगा। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? छोटा वाला। इसलिए सही आंसर क्या हो गया बेटा? क्लोरीन का। बात समझ आ रही है बेटा? मेटल के केस में कहानी कुछ और है, नॉन मेटल के केस में कुछ और है। क्या ये क्लियर हुए दोनों सवाल? बताओ छोटा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा या बड़ा मेटल? बड़ा मेटल। बड़ा मेटल, क्योंकि मेटल ने लूज करना होता है, तो बड़ा जो मेटल होगा वो जल्दी लूज कर देगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस लास्ट ऑर्बिट से दूर होता है बेटा, है या नहीं ऐसा? लेकिन अगर नॉन मेटल के केस में आओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, छोटा मेटल और बड़ा मेटल। तो छोटा मेटल क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि वो जल्दी गेन करेगा। इसलिए हमने क्लोरीन का आंसर ठीक है। बोलो बेटा, है नहीं ऐसा? अभी क्वेश्चन लिखो, ऐसा सवाल लिखो। आपको याद है शील्डिंग इफेक्ट किसको कहते हैं? चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन अभी ना लिखो, अभी आप आओ। ये ग्रुप ट्रेंड हमने पढ़ा ना, अब इसके पीरियड ट्रेंड को पहले पढ़ते हैं। पीरियड ट्रेंड, इसके भी कुछ सवाल देखते हैं।
अच्छा ये भी याद रखो बेटा, कौन सा ट्रेंड पढ़ रहे हैं, पहला ही ट्रेंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। किस चीज का ट्रेंड पढ़ रहे हैं बेटा, एटॉमिक साइज का। हमने ग्रुप ट्रेंड पढ़ लिया, उससे कुछ सवाल बता दिए। अब बात करते हैं पीरियड ट्रेंड की। तो ये बुनियादी वाली बात को बेटा आपने बतानी होती है। पहले ये बताइए कि एटॉमिक साइज पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होता है। अच्छा पीरियड ट्रेंड को पढ़ने का क्या तरीका होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो पहला तो बेसिक पॉइंट अपने पास लिख लो ताकि नोट जमा हो जाए कि एटॉमिक साइज डिक्रीज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिक पॉइंट। जल्दी से नोट डाउन करेंगे बेटा। बेटा रीजन बताओ, जैसे हमने यहाँ पे रीजन देखी ना पहले कि भाई ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज इसलिए होता है जो कि शेल की तादाद में इजाफा हो जाता है, ये रीजन है। कभी कभार ये भी पूछ देते हैं बेटा, ये बताओ पीरियड में एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट जाते हुए डिक्रीज क्यों हो जाता है? यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन्स की चलो रीजन लिखो, मैं समझा दूं। एग्जैक्ट रीजन लिखो बेटा, जो वजह है आप यहाँ पर लिखो, ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, समझ भी आ रहा होगा आपको। ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हाइल, ऐड करोगे, व्हाइल कीपिंग द नंबर ऑफ शेल्स सेम। सेम, ठीक है, ये वाली बात आगे जरूर ऐड कर लीजिएगा कि शेल की तादाद सेम रहेगी। न्यूक्लियर चार्ज शायद है आपकी बात की किस सेंस में कि इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा होता है? चलिए अब एक बात देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा पीरियड नंबर 2 के सारे एलिमेंट बताओ। पीरियड नंबर 2 कहां से स्टार्ट होता है ये बताओ? लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम से स्टार्ट होता है बेटा एटॉमिक नंबर 3 से। पहला पीरियड याद है, हाइड्रोजन से शुरू होकर हीलियम पर खत्म हो जाता है। दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम से और नियॉन पर जाकर खत्म होता है। तो मुझे सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट बताओ। सेकंड पीरियड तुमने याद करना है बेटा, एमडीकेट वाले भी और ईकेट वाले भी, सेकंड पीरियड पूरा याद होना चाहिए। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अच्छा थर्ड पीरियड भी याद है, कर लेते हैं और बहुत से बच्चों को याद भी होगा। थर्ड पीरियड भी बता दो जरा। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बेटा ये दो पीरियड्स जो है ना आप लाजमी इनको याद कर लो, बहुत सारे सवाल आपके इससे हो जाया करेंगे। सिर्फ अभी नहीं, बहुत सारी जगहों पर जब हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे ट्रेंड्स को पढ़ना आसान हो जाएगा यहाँ से। तो इन दोनों पीरियड्स को याद कर लो बेटा। दिस इज दी सेकेंड पीरियड एंड दिस इज दी थर्ड पीरियड। अब यहाँ से ना आप किसी भी दो एलिमेंट को उठा लो, जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ से लिथियम और बेरिलियम को ले लेते हैं बेटा, और लिथियम और बेरिलियम को किस अंदाज में ले रहे हैं बेटा कि हम लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं। तो बताओ लिथियम और बेरिलियम में छोटा कौन होगा? बेरिलियम स्मॉलर होगा और लिथियम बिगर होगा। चलो स्ट्रक्चर बना के समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली बात है क्या जो मैंने लिखी है यहाँ पर। बेटा लिथियम का एटम जो है वो अपने पास न्यूक्लियस इस तरह रखेगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस ऑफ लिथियम।
तो लिथियम का एटॉमिक नंबर सब जानते हैं बेटा 3 होता है, और बेरिलियम की अगर बात करें तो 4 हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है या मास नंबर 7 होता है, और बेरिलियम का 9 होता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर से ही बात सारी समझ लेंगे। तो ये बताओ लिथियम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे बेटा? 3 होंगे। तो मैं 3 दफा प्लस बना दूं, 1 2 और 3। इसमें कोई मसला किसी को? एटॉमिक नंबर इज 3, तो प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज 3। ठीक है बेटा, अब कितने ऑर्बिट्स बनाने होंगे मुझे? सर फर्स्ट ऑर्बिट बनेगा और सेकंड ऑर्बिट बनेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा? 2, और लास्ट ऑर्बिट में इस तरह 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच एटम? कोई इशू बेटा यहां तक? अब उसके बाद लेफ्ट से राइट जाओ और बेरिलियम की बात करो। तो बेरिलियम का न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको वाइड करके ड्रॉ कर रहा हूं। ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है बेटा? 4। तो कितने प्लस बनेंगे इसके अंदर? 4। 1 2 3 4। बेटा ये बताओ कि इसका न्यूक्लियस लिथियम के मुकाबले में स्ट्रॉन्गर हो गया ना, बिकॉज़ इट कंटेन्स 4 प्रोटॉन्स। तो इस ये जो अट्रैक्शन लगाएगा अपने बचे इलेक्ट्रॉन्स पर, वो ज्यादा लगाएगा। क्या ख्याल है बेटा? इसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन हैं। तो ये इसका जो पहला ऑर्बिट है ना, देखो मैं इसका पहला ऑर्बिट जानबूझकर आपको समझाने के लिए करीब ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, करीब ड्रॉ किया है बेटा मैंने। क्यों करीब ड्रॉ किया है? क्योंकि इसमें इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं और वो दोनों मिलकर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पर इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स हैं और वो अपने पहले ऑर्बिट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये ज्यादा करीब खींच पाएंगे ना इसको। सारे एग्री करते हो इस बात से बेटा? कोई मसला है इसमें? अब जो सेकंड ऑर्बिट है वो भी ड्रॉ करूंगा मैं, और वो भी इस तरह ड्रॉ करूंगा बेटा कि वो जरा करीब बने। बोलो है या नहीं ऐसा? करीब ड्रॉ किया बेटा। तो ये उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी मैंने करीब किसलिए ड्रॉ किया? क्योंकि उसको अट्रैक्ट करने वाला जो न्यूक्लियस है वो मजबूत है। उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 4, और इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 3। तो इस वजह से इसका साइज बिगर हो गया और उसका साइज स्मॉलर हो गया। अब रीजन पढ़ लो, ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो है या नहीं ऐसा? इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं, इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स हैं। इसके न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, इसके न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है, इसलिए उसने ज्यादा फोर्स के साथ शेल्स को खींचा है, तो एटम सुगड़कर छोटा हो गया। बोलो बात समझ आ रही है? कोई मसला? एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो। यानी आप सिर्फ इतना देख लिया करो, इसकी आसान ट्रिक है बेटा। क्लियर है? पीछे कोई सवाल है तो कर लो जल्दी से। हेलो, कोई सवाल है बेटा? आगे चलें? कोई सवाल है तो जल्दी से कर लिया करो। ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, सॉरी बेरिलियम हो गया। अच्छा आगे चल लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन लिखो जरा, और एक पॉइंट अपने ध्यान में रखना, सिर्फ प्रोटॉन की तादाद चेक करना और आंसर करना जल्दी जल्दी। इतना टाइम नहीं होगा कि हम सारे ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे और सारी चीजें। ठीक है, प्रोटॉन की तादाद। सवाल लिखो, which one of the following is the smallest ion among all? Which one of the following is the smallest ion among all? ये सवाल बेटा मैं लिखता भी हूँ यहाँ पे। Which one of the following is the smallest ion among all? अब ऑप्शंस देखिए, Na+1, Mg+2, Al+3, या सबका सेम साइज? सोच लें ध्यान से। सबके एटॉमिक नंबर्स मैंने नहीं लिखे बेटा। एक साइज चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। सब गलत बता रहे हो। स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है। क्यों सेम साइज कह रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रॉन सेम है, कंफ्यूज हो गए ना यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन सेम क्यों है? यस, द करेक्ट आंसर इज Al+3। रीजन देखेंगे अभी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर लिखिए। यार देखो बेटा, मैंने बात ऊपर जो की थी ना वो आपने ध्यान से सुनी नहीं। देखो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम के पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इलेक्ट्रॉन का तो कोई लेना देना मैंने ऊपर डिस्कस ही नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि बच्चे फिर यहाँ पे गलत कर देते हैं। तो आपने सवाल किया था ना सर इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का तो मैंने कोई जिक्र नहीं किया। हाँ मैंने ये बात जरूर की थी कि न्यूक्लियर फोर्स में इजाफे की वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। अच्छा एक बात बताओ, ये सारे जितने एलिमेंट्स तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं ये कौन से पीरियड के बेटा? देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यानी कि यही वो एलिमेंट्स में जो पीरियड नंबर 3 में लेफ्ट से राइट की तरफ का ट्रेंड हम पढ़ना चाह रहे हैं बेटा। तो बेटा एक बात बहुत तय है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 और इसके पास भी 10, लेकिन बेटा प्रोटॉन तो तीनों के पास डिफरेंट है ना यार, +1 +2 +3 लगने से प्रोटॉन थोड़ी बाहर निकलता है, प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं बेटा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हुई है, उससे हमें लेना देना भी कोई नहीं है। हमें किस बात से लेना देना है कि अगर ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो आप प्रोटॉन की तादाद चेक करो सबके पास, बताओ इसके पास कितने प्रोटॉन है? 11। भाई एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की तादाद बताता है ना बेटा, सेकंड टर्म की बात बताते हैं तो नहीं करते। 11 मतलब 11 प्रोटॉन, इसके पास 12 प्रोटॉन, इसके पास 13 प्रोटॉन। किसका न्यूक्लियस सबसे मजबूत होगा? एल्युमिनियम का, तो वो ज्यादा फोर्स के साथ अपने तमाम 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। मेरी बात समझ लो, देखो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं और वो मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसमें 12 है, इसमें 13 है, कौन ज्यादा फोर्स के साथ खींचेगा? एल्युमिनियम। तो जो ज्यादा फोर्स के साथ खींचेगा उसके शेल जरा से बढ़कर करीब आ जाएंगे, उसका साइज 20 हो जाएगा, इसलिए स्मॉलेस्ट कौन हो गया बेटा? बोलो बात समझ आ गई? कोई मसला है इसके अंदर? अच्छा अब जरा नेक्स्ट हेडिंग मार्क कीजिए बेटा, बल्कि हेडिंग नहीं इसमें एक क्वेश्चन और अगर हम कर लें। चलो एक हेडिंग लगाओ, नंबर 2, ट्रेंड नंबर 2, आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक साइज के हवाले से चंद बातें कर ली बेटा, अब आयोनाइजेशन एनर्जी। डिफाइन करो, डिफाइन करो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी को, कौन करेगा जल्दी से? ऐसे ही है बेटा, और इसमें कोई एक पॉइंट वगैरह निकालोगे? कंप्लीट बात है ये। और आइसोलेटेड और गैसियस, ठीक है। यानी अगर हम इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर लेंगे? एनर्जी required to remove an electron from the last shell of an isolated gaseous atom is called ionization. बेटा देखो डेफिनेशन लिखना याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको जब मैंने पहले दिन पैटर्न बताया था पेपर का ना, तो उसमें कहा था कि 15% क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी लेवल के होते हैं। एमडीकैट की अगर मैं बात करूँ, इजी लेवल का मतलब होता है कि वो डेफिनेशन आती है, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते, उसमें स्ट्रेट अवे बुक की लाइंस उठाकर दे दी जाती है। बायो में भी ऐसे ही होता है, बुक की लाइंस आ जाती है। तो केमिस्ट्री का जो 50% इजी सेक्शन होता है ना, उसमें डेफिनेशन आती है बेटा, तो उसमें कोई भी बात आपने मिस नहीं करनी है। तो ये आपके पास है। अब इसमें मैं आपको फॉर एग्जांपल आइसोलेटेड का मतलब जानते हो ना बेटा, क्या मतलब होता है? अकेला हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म ना हो, और गैसियस एटम का मतलब जाहिर गैसियस स्टेट में हो। अगर ये सॉलिड एटम होता तो क्या होगा बेटा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर किसी सॉलिड को आप एनर्जी दोगे तो। क्या कहते हैं उस एनर्जी को? ये वैसे डिस्कस कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी सॉलिड को तुम हीट करो, ये कहने के लिए कि यार ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगा, वो सॉलिड है, हीट लेकर वो लिक्विड बन जाएगा। इस एनर्जी को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और अगर किसी लिक्विड को हीट करो वो जाहिर गैस बनेगा, इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जब वो गैस बन चुका है, अब तुम उसे हीट करोगे तो अब उसके इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। अब इस एनर्जी को क्या कहेंगे बेटा? और जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? गैस है ना, गैस के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब तो क्या कौन सी स्टेट अचीव हो गई?
प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सीक्वेंस है ना ये पूरी भाई। सॉलिड को हीट करो लिक्विड, लिक्विड को हीट करो, और इन दोनों की एनर्जी भी तुम्हें पता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर तुमने गैस को हीट करना शुरू किया, एनर्जी देना शुरू की, इलेक्ट्रॉन बाहर, यहां तक कि सारे इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएंगे, हाईली आयोनाइज्ड स्टेट अचीव हो जाएगी, तो हम कहेंगे प्लाज्मा बन गया। बात समझ आती है बेटा? अगर चाहो तो इस बात को नोट भी कर लो इस हायरार्की को कि भाई सॉलिड से फॉर्म होता है, बल्कि मैं सारी बातें कर देता हूं इसमें। सॉलिड से फॉर्म होता है लिक्विड, लिक्विड से फॉर्म होता है गैस, और गैस से प्लाज्मा। ठीक है। और जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो किससे बनती है बेटा? पीईसी जिसको कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो किससे बनता है? प्लाज्मा को हीट करने से। हायरार्की तो यही है ना कि सॉलिड को हीट करो लिक्विड, लिक्विड को हीट करो गैस, गैस को हीट करो प्लाज्मा। लेकिन इसमें एक बात नोटेबल है कि गैस को हीट करते ही प्लाज्मा नहीं बन जाती गैस, बल्कि गैस से एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन जब तक बाहर नहीं निकल जाते तब तक वो क्या नहीं बन जाता बेटा? ये बात जहन में रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो हीट है उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिखने की जरूरत तो नहीं है इसको। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे यहाँ से, तो उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी प्लाज्मा स्टेट के अंदर। ठीक है। अब ये बताओ कि अगर मैं किसी के अंदर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को भी पढ़ना चाहूँ तो उसकी हायरार्की कहाँ पे बनेगी? वहां पे बनेगी, यहाँ बनेगी, मिडिल में बनेगी, कहाँ बनेगी? मतलब साइंस तो एक सीक्वेंस के साथ चलती है ना, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में कहाँ पे लिखूं? वहां पे लिखूं, यहाँ पे लिखूं? प्लाज्मा के बाद प्लाज्मा को फर्दर हीट किया तो बीसी। आप बताओ बेटा कहाँ लिखूं? जल्दी से कोई भी बता दो। ये लो भाई, इसकी सही सीक्वेंस तो ये है, नोट कर लो। सही सीक्वेंस तो ये है, और देखो मैंने एरो रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ किया है। क्या मतलब है इसका? कूल कर दिया जाएगा, कूल कर दिया जाएगा। क्या मतलब है सर? एक बात बताओ, सॉलिड टू लिक्विड हीट करेंगे तो अचीव होगा ना। और अगर मैं वापस एरो बना दूं बेटा, सुनो जरा, अगर मैं वापस एरो बना दूं ये क्या बन जाएगा? सॉलिड। तो कूल करना पड़ेगा ना मुझे, तो रिवर्स ऑर्डर का जो एरो है इसका मतलब है कूल किया जा रहा है। समझते होगे ना ये वाली बात? तो जब हम सॉलिड को कूल करते हैं तो बीसी बनता है, वहां पे नहीं बनता बेटा, हायरार्की याद रखना। ठीक है। फिर इसको हीट करोगे वापस क्या बन जाएगा? फिर हीट करो लिक्विड, फिर हीट करो गैस, फिर हीट करो प्लाज्मा। तो कितना कूल करते हैं इसको, ये टेक्निकल बात है। ऐसा नहीं कि सॉलिड को बस आपने फ्रिज में रखा तो वो बीसी बन गया। कितना कूल करना पड़ता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कितना कूल करते हैं बेटा? नियर ले जाते हैं एब्सोल्यूट जीरो के, एब्सोल्यूट जीरो के पास ले जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो मींस 0 केल्विन, और 0 केल्विन सेंटीग्रेड पर कितना होता है? -273.16। तो अगर इस टेम्परेचर के पास भी चले गए, मतलब -260 पर चले गए, -265 पर चले गए, तो क्या अचीव हो जाएगा बेटा? बीसी अचीव हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो आपका सॉलिड होता है, इसको आप 0 केल्विन तक कूल करते हो तो वो बीसी में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। बोलो बात समझ आ रही है बेटा? इसका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, the fifth state of matter, कंडेंसेट। ये होता क्या है ये पूछना चाह रहे हो? ये क्या होता है? देखो ये जो आपके पास स्टेट ऑफ मैटर है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं। ये दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता। पहली बात सर, क्यों? आप ही जवाब दीजिए भाई। तो इतना टेम्परेचर ठंडा करना पड़ता है कि आप -273, कायनात का सबसे लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है ये वाला। -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड इज द लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ आवर यूनिवर्स। तो ये तो भाई नेचुरली पूरी दुनिया में कोई भी खित्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर इतना टेम्परेचर होता है। तो जब ये टेम्परेचर ही नहीं होता तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, दो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे 1995 में, अमेरिका के इंजीनियर्स थे, एरिक कॉर्नेल और कार्ल लीवेन। उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर बनाया था ऐसा जिसका टेम्परेचर इतने ठंडे टेम्परेचर को अचीव कर जाता था। तो उस रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आप किसी भी सॉलिड को डालोगे तो वो बिल्कुल एक ऐसा मास बन जाएगा, आप इसको सुपर एटम कह सकते हो। यानी कि हम इस एटम को इसलिए कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है इसको। बात समझ आ रही है? इसकी पिक्चर बिल्कुल ऐसे होगी जैसे कोई रूई का पहाड़ होता है ना, उस तरह का कोई सब्सटेंस आपके पास बनकर आएगा। लेकिन देखा हम में से किसी ने नहीं है, इस तरह से कंसीव नहीं कर पाते कि है क्या। आप प्लाज्मा को सबने देखा है, प्लाज्मा तो सबने देखा है, तो कंसीव हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना बेटा कि सॉलिड को ठंडा करने से, कुछ बच्चों की मिसकंसेप्शन होती है कि प्लाज्मा को हीट करो तो बीसी बन जाता है। नहीं, बल्कि आप सॉलिड को कूल करने से बेटा बीसी बने। इसी को फिजिक्स में आपने क्रायोजेनिक्स के नाम से पढ़ा होगा। एक लफ्ज पढ़ा है क्रायोजेनिक्स।
मैट्रिक की फिजिक्स में एक टर्म इस्तेमाल होती है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को कहते हैं जिसमें बहुत ही लो टेम्परेचर पर सब्सटेंस को जाकर स्टडी किया जाता है, और बहुत ही लो टेम्परेचर कितना, नियर एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज 0 केल्विन। इस 0 केल्विन के आसपास जाकर जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे होते हो तो दैट ब्रांच इज स्पेसिफिकली फॉर्म टू कॉल क्रायोजेनिक्स। मैं लिख देता हूं इस बात को, इसको आप स्टडी करते हो क्रायोजेनिक्स। ठीक है बेटा, वैसे ही एमडी के टीकेट के अंदर जो डिस्कशन हो रही होती है वो कहीं भी जा सकती है, ठीक है, तो आप उसको लिखा करो अपने पास और समझा दो। तो भाई आयोनाइजेशन एनर्जी का कांसेप्ट हो गया क्लियर। अब हम आते हैं इसके ग्रुप ट्रेंड पर। ग्रुप ट्रेंड पर बात करते हैं, तो कौन बताएगा बेटा ग्रुप ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का किस तरह होता है? ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी को आईपी कहते हैं बेटा, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्या हो जाती है ये? अब वापस कोर्स पर आ जाते हैं बेटा, ये बेकार की बातें होंगी। आईपी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। वजह अभी ये लिख लेते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज इन, किस चीज में इजाफा हो जाता है बेटा? साइज का फैक्टर ध्यान में रखना बेटा अच्छी तरह से। ठीक है, देखो मिसाल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल छोटा सा एटम, फॉर एग्जांपल बड़ा सा एटम। बेटा किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? बड़े एटम से। तो जहां आसान काम करना होता है वहां पे थोड़ी सी एनर्जी लगाते हैं ना, तो यहाँ की आईपी ज्यादा होगी और यहाँ की आईपी कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आईपी और साइज का इनवर्स रिलेशन होता है। नहीं, साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के पास खड़ा है, उसको फोर्स लगाकर निकालना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी यहाँ पे। साइज बड़ा है, कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, हल्की सी फोर्स लगाएंगे बाहर। इसका मतलब ये हो गया बेटा, फैक्टर लिखो अपने पास, फैक्टर लिखो अपने पास बेटा। फैक्टर क्या लिखोगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। नोट कर लो बेटा इस फैक्टर को। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। एक बात बताओ बेटा, ये फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी और थर्ड आईपी से क्या मुराद है? तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप बताओ जल्दी से। फर्स्ट आईपी मींस पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी बात हो रही है। सेकंड आईपी मींस, थर्ड आईपी मींस। मुझे इसका करेक्ट ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी? मैं यहाँ पर बेटा नोट करके एक बात लिख रहा हूँ, आप इसको अपने पास लिख लो। ठीक है, ये जो नोट लिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो उसमें ऐसा होगा कि अगर हम दो आईपीज को आपस में कंप्लीट करवा दें तो आईपी सेकंड वाली ग्रेटर होगी आईपी फर्स्ट वाले से। क्यों? देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो इसलिए आसान है कि उस वक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ये किसी का न्यूक्लियस है, उसमें 10 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर मौजूद है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उसमें से मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो चलो ये तो मेरे लिए काम है। जब मैं इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो सेकंड केस बनेगा, वो क्या बनेगा कि सर न्यूक्लियस में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर कितने रह गए? 9 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा न्यूक्लियस की जो फोर्स यहाँ पर लग रही होगी, मान लेते हैं 10 न्यूटन की फोर्स है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी वो अब 11 न्यूटन की लग रही होगी। क्यों? क्योंकि वही न्यूक्लियस है, लेकिन अब कम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा है बेटा। बोलो है या नहीं ऐसा? पहले 10 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते थे, अब 10 प्रोटॉन मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये काम मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा। बोलो बात समझ आ रही है बेटा? नहीं आ रही समझ में? बेटा 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 10 न्यूटन की, लेकिन अब न्यूक्लियस के लिए छोटा रिलेटिवली आसान काम दरकार है,
कि उसे 9 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा, है या नहीं ऐसा? तो जो सेकंड आईपी होगी बेटा वो हमेशा ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट आईपी, नोट कर लेना इस बात को। सेकंड आईपी और इसी तरह आगे बढ़ते जाओ, अगर मैं पूछूं थर्ड और सेकंड में कौन ग्रेटर होगा, आप कहोगे थर्ड, फिर मैं कहूंगा फोर्थ और थर्ड में कौन ग्रेटर होगा, फोर्थ। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा निकालते जाओगे ना वैसे वैसे आईपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते ही है और इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं बेटा, तो ये फैक्टर अपने ध्यान में रखो। अब आ जाओ पीरियड ट्रेंड पर। और पीरियड ट्रेंड पढ़ने का तरीका लेफ्ट टू राइट होता है बेटा। चलो बताओ जरा बेसिक पॉइंट इसका क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी से बताओ बेटा। बेटा एक फैक्टर हमने आपको ऊपर बता दिया ना कि आईपी और साइज का कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो एक बात बताओ, अभी हमने पीरियड में साइज के बारे में पढ़ा था कि साइज पीरियड में क्या हो जाते हैं बेटा, डिक्रीज, और उसकी सारी वजह आपको बताई। तो अगर पीरियड में साइज डिक्रीज होते हैं तो आईपी क्या हो जाएगी, लिख लो अपने पास, आईपी increases due to the decrease in size। साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना जरा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर आईपी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। अब एक बेसिक सवाल, उसके बाद एक डिफिकल्ट सवाल, दो क्लास करके क्लास खत्म करेंगे, यानी दो क्वेश्चन करके क्लास एंड करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा, ये इजी है, नोट कर लो पहले यहाँ तक, तो तुम से यहाँ तक नोट करो, उसके बाद दो क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन बताओ बेटा। पहला सवाल लिखिए बेटा। पहला क्वेश्चन लिखिए, which one of the following has the highest value of IP? पहला क्वेश्चन लिखिए, which one of the following has the highest value of IP? Which one of the following has the highest value of IP? इसमें से सबसे ज्यादा आईपी की वैल्यू किसकी होगी? देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिंबल लिख लें सबके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। और आपसे सवाल ये हो रहा है इसमें सबसे हाईएस्ट आईपी किसकी होगी? बताइए बेटा, सीजियम की होगी, हाईएस्ट होगी। सबसे पहला इसका जो ऑप्शन है लिथियम, उसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा, और वो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि लिथियम सबसे छोटा होगा। सोचना है बेटा आपने, देखो इस तरह अगर आप ग्रुप नंबर 1 की बात करते हो बेटा, तो ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंजियम। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बेटा इसमें? बेटा एक बात बताओ, स्मॉलेस्ट एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना, तो स्मॉलेस्ट एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, तो वहां पे आईपी उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो हाईएस्ट आईपी किसकी हो जाएगी बेटा? लिथियम की हो जाएगी। यही कुछ है ना, हाईएस्ट का पूछा था मैंने। एक सवाल लेके आखिरी, और ये आंसर अभी मैं आपसे नहीं लूंगा, ठीक है, ये आंसर आपसे मैं लूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सवाल जरा ट्रिकी है और ये एमडीकेट में भी कभी नहीं आया, ये सवाल एनडी में भी कभी नहीं आया, ये सवाल 10 में आता है, और वो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको भी जरा आइडिया हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस भी कैसे करते हैं। सवाल लिखिएगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आईपी। सवाल दोबारा सेम है बेटा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आईपी, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की हाईएस्ट वैल्यू में से किसकी होगी? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आईपी? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आईपी? और ऑप्शंस ये चार लिखे बेटा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसको ऑप्शन ए बना लें, बी बना लें, सी बना लें और डी बना लें। नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगा। अच्छा एक बात बता दो बेटा, सारे बच्चे जितने भी एमडी के टिकट दे रहे होते हैं, सबसे सवाल पूछो तो गलती क्या करेंगे? सुनो, वो कहेंगे सर देखें, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ऑक्सीजन सबसे छोटा है, और सर जो सबसे छोटा होगा उसकी आईपी सबसे क्या होगी? तो सर आपका जो क्वेश्चन है ना उसके मुताबिक ऑप्शन डी करेक्ट है।
और क्लिक करके आओगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर भी आपको मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है नाइट्रोजन। अगली क्लास में आओगे तो रीजन बता देंगे।